हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बेहतर होंगे, साथ ही मेरी वॉइस आप तक प्रॉपर आ रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड एंड जेल पहरी के लिए एक न्यू सीरीज जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। आपको इस सीरीज में हम क्वेश्चन के माध्यम से पेपर वाले तगड़े प्रश्न कराने वाले हैं। तगड़े प्रश्न से तात्पर्य क्या है कि जो आपके इसी साल 2025 से अभी तक जहाँ जहाँ इंग्लिश जिस भी एग्ज़ाम में आती है, एमपी के एग्ज़ाम में, वहाँ से क्वेश्चन हम लोगों ने उठाए हैं। उन क्वेश्चनों से हम रूबरू कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है। एपटेप कंपनी आपको किस प्रकार के क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट गार्ड जेल पहरी में दे सकती है। अगर इन क्वेश्चनों से अगर आप रूबरू हो गए तो डेफिनेटली आप इंग्लिश में एक अच्छा 20 में से 15 प्लस स्कोर खड़ा कर पाएंगे। भाई, मुझे आपके केवल 30 मिनट चाहिए। इंग्लिश को हम धुआं धुआं करने वाले हैं। आप क्वेश्चन देखकर मैदान ना छोड़ें। इतिहास वही लिखते हैं जो मैदान में अंत तक लड़ते हैं। तो आपको व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है। कंटेंट में दम होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके 30 मिनट खराब गए हैं, कंटेंट में कोई दम नहीं है, तो डेफिनेटली आप अंत में डिसलाइक नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार मुझे अपने 30 मिनट दे दीजिए। तो डेफिनेटली अगर आपका टाइम खराब होता है तो मैंने कहा है आप नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देख के भी ना भागें, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो एपटेक कंपनी ने अभी जो करंट में एग्ज़ाम लिए हैं, इंग्लिश जिस भी एग्ज़ाम में आई है वहाँ से लिए गए हैं। साथ में क्वेश्चन की थ्योरी नीचे दी गई एक्सप्लेनेशन में, जिससे आपको उस तरह की क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े। साथ में ही हमारी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी। वहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर पाएंगे और रिवीजन कर पाएंगे। तो करते हैं आज की सीरीज जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज, करते हैं स्टार्ट। सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें। इंग्लिश को हम धुआं धुआं करने वाले हैं। देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने साथी बना पाते हैं। देखिए, क्वेश्चन देख के आपको नहीं भागना है। क्वेश्चन आपका एपटेक कंपनी का ही है और आपके जो नज़दीक अभी करंट में एग्जाम हुए हैं उन्हीं से लिया गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द होमोनिम ऑफ द कास्ट। आपको इसमें बताना है कि कास्ट की मीनिंग कौन सा सेंटेंस नहीं दे रहा है। कास्ट की मीनिंग कौन सा सेंटेंस नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अ लार्ज कंटेनर लाइक अ बैरल यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड। सेकेंड ऑप्शन है अ हार्ड प्लास्टर सेल यूज्ड टू सपोर्ट अ ब्रोकन बोन एज इट हील्स। थर्ड ऑप्शन है टू थ्रो समथिंग विथ फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। और फोर्थ ऑप्शन है आपका द सेट ऑफ ऑल द एक्टर्स इजाइन टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन का जो मीनिंग है, एक लार्ज कंटेनर जिसे हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ स्टोर करना है उसके लिए यूज करते हैं। उसका फर्स्ट ऑप्शन का मतलब ए है। और कास्ट का मतलब होता है फेंकना। तो फेंकना और फेंकने के संदर्भ में यहाँ पर देखिए, बांधने के संदर्भ में आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है स्टोर के। फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपका है, फर्स्ट ऑप्शन में बात की गई है किसकी, स्टोर की। तो स्टोर यहाँ पर नहीं है। इसके बाद सपोर्ट ब्रोकन, टूटी हुई चीज़ को बांधने की यानी फोर्स वाली चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो कास्ट का मीनिंग फोर्स भी होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। थ्रो समथिंग, यहाँ भी फोर्स की बात कही है, तो ए भी कास्ट की मीनिंग होती ही है। द सेट ऑफ ऑल दी एक्टर डिजाइन टू स्पेसिफिक प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी कास्ट का यूज होता है, बट स्टोरिंग में आपका कास्ट की मीनिंग नहीं
शो हो रही है, इसलिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कास्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट। तो सर बताइए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है जिससे हम लोग समझ सकें। आपको हिंदी में समझाने वाले हैं, कोई भी साथी परेशान ना हो कि आपसे नहीं बनेगा, बस आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? लार्ज कंटेनर लाइक बैरेल यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड। यानी कास्ट की ये सेंटेंस पर मीनिंग नहीं दे रहा है, बाकी सेंटेंस आपकी मीनिंग दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है सर कास्ट का? किसी वस्तु को जोर से किसी दिशा में फेंकना। तो तीनों सेंटेंस वो फेंकने के उद्देश्य से आपके सेंटेंस दे रहे थे आंसर, इसलिए उसमें पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि कास्ट होमोनिम का मतलब होता है कि इसकी तरह अलग से सेंटेंस, जो सेंटेंस है अलग से अर्थ देना चाहिए। होमोनिम का होता है कास्ट के समान ही अर्थ ना दे। तो लार्ज कंटेनर स्टोर के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए थ्रो यानी फोर्स के बारे में बात करना नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? अ लार्ज कंटेनर लाइक अ बैरल यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड। तो इसका आशा है सभी साथियों को समझ आया होगा। इसीलिए मैंने हिंदी में, क्योंकि एमपी के एग्ज़ाम हैं, अधिकतर बच्चे हिंदी मीडियम से इसे देते हैं, तो मैंने उस उद्देश्य से इसका एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने साथी बना पाते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन वेयर प्रीफिक्स डिस इज यूज्ड टू इंडिकेट नॉट और अब्सेंस। आपको बताना है कि डिस का यूज कहाँ पर इस सेंस में यूज किया गया कि जहाँ पर नहीं या अनुपस्थिति की बात की गई है। डिजास्टर में पहला ऑप्शन आपका है डिजास्टर। क्या डिजास्टर का मीनिंग? नहीं, एब्सेंस होता है। डिजास्टर मतलब होता है आपकी क्या? आपदा। डिजास्टर का मीनिंग क्या होता है आपका? आपदा। इसके बाद डिस्कवर का खोजना। तो डिस्कवर का मीनिंग क्या होता है? खोजना। इसके बाद क्या? इसके बाद आपसे बात करें तो सर डिजोनेस्ट। डिजोनेस्ट ऑनेस्ट में होता है आपका ईमानदार, और डिजोनेस्ट का मतलब होता है बेईमान। यानी यहाँ पर नकारात्मक अर्थ दे रहा है। और डिस्कस यानी किसी चीज़ को डिस्कस करना, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी वाला। कौन सा? सी वाला। बाकी सभी सकारात्मक यानी पॉजिटिव अर्थ दे रहे हैं, एब्सेंस या नॉट का अर्थ नहीं दे रहे हैं। आपदा, खोज या डिस्कस या वर्णन करना। डिसऑनेस्ट में बेईमान होता है, यहाँ पे ऑनेस्ट को डिजऑनेस्ट बनाया गया, किससे? डिस लगा के। तो इसका अर्थ आपका ए हुआ। तो अब देखते हैं क्या, अब देखना है आपको कि इसका सर एक्सप्लेनेशन क्या है जिससे हम आसानी से समझ सकें। तो सही उत्तर है आपका डिजॉनेस्ट। इसका परफेक्ट डिस का अर्थ होता है नॉट या नहीं, अब्सेंस या अभाव के रूप में प्रयोग हुआ है। ऑनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार, और डिजॉनेस्ट का अर्थ होता है ईमानदार नहीं यानी बेईमान। तो यही बताना था कि कौन से वर्ड में डिजॉनेस्ट के फॉर्म में डिस का यूज किया गया है। तो आपका डिजॉनेस्ट में ईमानदार नहीं के रूप में यूज किया गया था, इसलिए आपका ए राइट आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने साथी इसे बना पाते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द होमोनिम करेंट। आपको बताना है करेंट के जैसा कौन सा सेंटेंस आयत प्रकट नहीं कर रहा है। तो रेफरिंग टू द प्रेजेंट डे और कंटेम्परेरी टाइम। करेंट का अर्थ होता है डिफरेंट अर्थ होते हैं, लेकिन उस जितने भी आप अर्थ या मीनिंग जानते हैं उसमें से कौन सा सेंटेंस इनमें से है जो वो मीनिंग डिफाइन नहीं कर रहा है। तो ये आप देखेंगे प्रेजेंट डे यानी करेंट डे डेफिनेटली है। द फ्लो ऑफ वाटर इन एयर ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी करेंट वहाँ भी होता है, आपने देखा होगा हॉट करेंट और कोल्ड करंट, जी आपको ओशियन में आप पढ़ते हैं। अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ कंडक्टर, यहाँ पर भी करंट फ्लो होता है। तो ये तीनों सेंटेंस आपको करंट से संबंधित हैं, बट आपको बताना है नॉट
तो स्मॉल ड्राइड फ्रूट मेड फ्रॉम अ स्मॉल सीडलेस वेराइटी ऑफ ग्रेप्स, इसका मीनिंग अलग ही है, इसमें करंट कोई भी मीनिंग नहीं आ रही है। डी वाले जो आप देख रहे हैं, डी में आप देखेंगे कि छोटे छोटे फलों से आप सीडलेस वैरायटी ऑफ ग्रेप्स बनाएंगे, तो इसका मीनिंग कुछ भी नहीं आ रहा करंट के संबंध में। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, आपका डी वाला। कौन सा हो जाएगा, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सर एक्सप्लेनेशन बताइए, ऐसे मुझे समझ नहीं आया, तो डेफिनेटली आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाला। देखते हैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये है। सही उत्तर स्मॉल ड्राइड फ्रूट्स मेड फ्रॉम स्मॉल सीडलेस वेराइटी ऑफ ग्रेप्स। कैसे, क्यों सर? करंट शब्द के लिए दिए गए अर्थों में से कौन सा अर्थ करंट का नहीं है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। करंट एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर आपको वर्तमान स्थिति बतानी थी, करंट अफेयर जैसे वर्तमान घटनाएं। तो करंट, एक करंट आपका देखा मैंने आपको बताया ओशियन करंट, एक आपका करंट फ्लो होता है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी में। तो करंट के कई अर्थ होते हैं, लेकिन आपको स्मॉल ड्राइड फ्रूट्स में कोई भी करंट का अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए होमोनिम का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्मॉल ड्राइड फ्रूट मेड फ्रॉम अ स्मॉल सीडलेस वैरायटी ऑफ ग्रेप। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कितने साथी बना पाते हैं, क्योंकि कंटेंट तगड़ा है, प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हमारे द्वारा तैयार नहीं किया गया है। जो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको पेपर में मुंहकी खानी पड़ेगी, दांत पसीना आ जाएगा जब ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए मेरी कोशिश है आपको उन क्वेश्चन से रूबरू करा दूं जो एप्टेप कंपनी इंग्लिश सब्जेक्ट में पूछती है। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो चूज द ऑप्शन विद द हेल्प विद द मॉडल द मोस्ट सुटेबली completes the sentence given below. Sarai Khalistan have been in two places at once as I was with her during the entire event. First option should not, B would not, C must not, D could not. कौन सा आपको लगता है कि इसमें से फिट हो जाएगा? उसने कहा है सराय एक साथ दो स्थान पर नहीं हो सकती है, क्योंकि आई वॉज विथ हर ड्यूरिंग दी एंटायर इवेंट, क्योंकि मैं पूरी इवेंट में उसके साथ रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, देखते हैं। जिसका राइट आंसर आपका है कौन सा राइट आंसर, वो है आपका डी वाला। तो सर डी वाला क्यों होगा, उसके लिए हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको आसानी से समझ आ सके। तो देखते हैं, सही उत्तर आपका कुड नॉट है। शुड नॉट हैव बीन सलाह या अपेक्षा बताता है, जो अदर ऑप्शन है वो मैंने आपको बता रहा हूँ। शुड नॉट सलाह या अपेक्षा बताता है, वुड नॉट हाइपोथेटिकल सिचुएशन को दिखलाता है, मस्ट नॉट आपको अनिवार्यता, जो मस्ट है वो मस्ट नॉट नहीं बताएगा, मस्ट आपको अनिवार्यता, वुड नॉट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, शुड जो है अपेक्षा या सलाह को दर्शाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेंटेंस दिस ऑप्शन इज योर राइट आंसर। कौन सा, कुड नॉट। तो पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। आपको अंत में बताना है कि सर 10 में से आप कितने क्वेश्चन बना पाए हैं। देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। चूज द ऑप्शन दैट most suitably complete the formal collocation in the following sentence. Despite the tight deadline, the project manager had no Khalistan fill in the blank qualms about the team's ability to succeed. First option serious, B option heavy, C option deep, D option severe. तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है? आपको बताना है कि टाइट हेडलाइन के बावजूद द प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई भी शक नहीं था उनकी एबिलिटी पर सक्सीड होने, टीम की सक्सीड होने की एबिलिटी पर। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए वाला। कौन सा, सीरियस। देखते हैं सर सीरियस कैसे होगा, क्यों होगा, वो आपके मन में डाउट चल रहा है, उसका डाउट का सॉल्यूशन देखते हैं। जे आपके पास सॉल्यूशन है। सही उत्तर है सीरियस। क्वाल्म का अर्थ है संदेह या चिंता।
इसके साथ सीरियस ही आता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका होगा सीरियस। चलते हैं 6th क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कितने साथ इस क्वेश्चन को बना पाते हैं। आपके सामने है 6th क्वेश्चन। चलिए बताइए, डू इज डायरेक्ट। अगर आपने नरेशन पढ़े हैं तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर देने वाला सबसे सरल क्वेश्चन। अगर आपको ने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो इसके 5 से 10 मिनट के जो मेन रूल हैं वो 10 मिनट में आपको कंफर्म करवा देंगे, इसलिए आपसे बनने लगेगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सी सेड बी सेल विन दी मैच। उसने कहा क्या हम मैच जीतेंगे, कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन है सी सेड दैट दे सेल विन द मैच, सी सेड दैट दे वुड विन द मैच, सी सेड दैट बी सेल विन द मैच, सी सेड दैट बी विल विन द मैच। तो सर बताइए कौन सा आंसर होने वाला है। जिसको भी इसके जो रूल हैं वो आते हैं, तो मैंने कहा है सबसे इस आज जो स्लाइड लगाई हैं सबसे सरल क्वेश्चन यही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होने वाला है बी वाला। कमेंट में जरूर बताइए कितने साथी इस सिंपल क्वेश्चन को बना पाए हैं। देखते हैं इसका राइट आंसर बी वाला क्यों है। सर हमें डाउट है, तो डाउट क्लियर कीजिए। वो डाउट आपके सामने इस तरह क्लियर होने वाला है। तो सही आंसर है सी सेड दैट दे वुड विन दी मैच। तो सर क्यों ऐसा होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड यानी पास्ट सेंटेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कॉमा के बाद होता है वो उसमें अगर सेल है तो वुड में परिवर्तित हो जाता है। इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचेगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में पहुंचेगा। इस प्रकार परिवर्तन होता है। मैंने कहा है अगर कमेंट में आप करेंगे डेफिनेटली आपको 10 से 15 मिनट में जो रूल हैं वो आपको समझा दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको इस तरह के क्वेश्चन जो सभी से बनते हैं आपसे भी बनेंगे। इंग्लिश से डरना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश बस भया भय बना रखा है, तो अफवाह में नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है, क्योंकि 15+ हमको लाना है। इस तरह के आपको क्वेश्चन आते हैं। तो एपटेक कंपनी इसी तरह के क्वेश्चन बना रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किए हैं। चलते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने साथी बना पाते हैं। 7th क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन द मोस्ट सुटेबली कंप्लीट द फॉर्मल कोलोकेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो सभी साथी इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें। द न्यू लेजिस्लेशन सीक्स टू इंट्रोड्यूस मोर स्ट्रिजेंट पेनाल्टीज फॉर कंपनीज दैट आर फाउंड टू बी इन ब्लैंक ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन। आपको बताना है फर्स्ट ऑप्शन जो है फेलर, सेकंड ऑप्शन है ब्रीच, सी ऑप्शन है डिफियंस और फोर्थ ऑप्शन है रप्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है कौन सा, बी वाला। कौन सा, यहाँ देखेंगे ब्रीच, कि कानून का उल्लंघन नहीं करना है। अब इसका सर कई बच्चे कहेंगे सर मीनिंग नहीं बता, क्योंकि एग्जाम में मीनिंग नहीं बताएगा कोई, मीनिंग आपको ही समझनी होगी। मैं एक्सप्लेनेशन में आपको समझा दूंगा। देखते हैं तो इसका सर एक्सप्लेनेशन बता दीजिए, आखिर ब्रीच क्यों होगा। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सही उत्तर आपका ब्रीच होगा। इन ब्रीच ऑफ आपकी फॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है, इसको आपको लर्न ही करना होगा। इस तरह के जो फ्रेज होते हैं उनको लर्न ही करने होते हैं। फ्रेज सर मिलेंगे कहाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाइए। इसी तरह के हज़ारों फ्रेज हमने डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप आसानी से रीड करिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, तो आप भी बेहतर इसी तरह के आंसर दे पाएंगे। हिंदी में मीनिंग है किसी नियम या कानून का उल्लंघन करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितने साथी इसको बना पाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल आशा है सभी साथियों को आते होंगे, नहीं आते तो आज मैं इसी स्लाइड में आपको सिखाने वाला हूँ। आपको एक स्लाइड में क्लियर कर दूंगा। तो वाज दी दैट मैन यू स्पोक इंजीनियर और आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर एक चीज़ छूटी हुई है, ब्लैंक यहाँ लगाना है। देखिए कहाँ, इंजीनियर के पहले लगाना है और आर्किटेक्चर के पहले ब्लैंक है। यहाँ पर इनके पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा वो आपको बताना है। यहाँ जो मिसप्रिंट है, यहाँ पर आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक है, तो ये आर्टिकल फिल करना है। कौन सा होगा, ए या एन,
दा या दा, ए एन, एन या ए। तो इंजीनियर, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सी वाला, एन एन। यहाँ पर भी आपका एन फेल होगा और यहाँ पर भी आपका एन फेल होगा। तो सर आखिर ए एन क्यों फेलियर होगा? तो देखते हैं स्लाइड में। तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो, वरना आपको पीडीएफ मिलने वाली है। आप आसानी से बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको आप इस तरह के क्वेश्चन को बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। रूल फर्स्ट, जब कोई शब्द वोवेल साउंड छोटा आ से लेके औ अंग आहा से तक जो शुरू होते हैं उससे पहले एन लगाया जाता है। इंजीनियर शब्द ए से शुरू होता है। किससे? इंजीनियर शब्द कैसे होता है सब? आप ए से, किससे? इससे। इससे सुनो, यहां पर इंजीनियर, यहां पर क्लियर हो जाएगा। और आर्किटेक्चर होता है आ से। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है, जो शब्द प्रोनाउंस करना है, शब्द नहीं देखना है, वोवेल साउंड से स्टार्ट होते हैं, उससे उसके आगे हम लगाते हैं ए एन। तो इंजीनियर और आर्किटेक्टर आपका वोवेल यानी स्वर शब्द से शुरू हुआ है, इसलिए आपको ए एन ही इनके सामने रखना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक में। सेकंड, अगर शब्द व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होते हैं तो उनके पहले हम लगाएंगे क्या? ए। क्या लगाएंगे? आपके ए को यूज होने। वाय यानी बा बकड़ी से स्टार्ट हो रहा है, टीचर टी से, टा टमाटर से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो ये सभी आपके क्या हैं? क्या हैं आपके? ये हैं आपके व्यंजन। तो अगर व्यंजन से स्टार्ट है, प्रोनाउंस करना है, वर्ड नहीं बनना, आप अंग्रेजी वर्ड देख लेंगे तो डेफिनेटली गलत कर पाएंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर आप देखें, यूनिवर्सिटी, तो सर से कहेंगे सर ये तो आपका यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हम आप तुरंत लगा देंगे ए। बट आपको मैंने कहा है कि आपको देखना है हिंदी, तो यू या आ रहा है, इसलिए इसके सामने लगेगा ए। क्या लगेगा? ए। इस तरह आपको इंग्लिश के वर्ड नहीं देखना है आर्टिकल में, आपको आर्टिकल में देखना है हिंदी वर्ड, उसे प्रोनाउंस करके देखना है कि इस जिस स्वर है या व्यंजन, इसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से स्टार्ट हो रहा है या व्यंजन से, तभी आप आर्टिकल में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर मेरे तरीके से आप स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल का कोई भी क्वेश्चन, द का यूज आप जो एक एक यूनिक थिंग्स हैं, जैसे द सन, द मून, द प्लैनेट्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इस तरह से आपका द का यूज होता है। तो आशा है आपको आर्टिकल क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप कमेंट पे कर सकते हैं, तो इनको भी क्लियर कराया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। जी है आपके सामने 9th क्वेश्चन। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको रखे हैं। आई शैल हेल्प यू नेक्स्ट वीक, सी सेड। उसने कहा कि मैं तुमको तुम्हारी नेक्स्ट वीक मदद कर दूंगा। देखते हैं, करूंगी, सी सेड। तो फर्स्ट ऑप्शन, सी सेड दैट सी विल हेल्प मी नेक्स्ट वीक। सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी द फॉलोइंग वीक। सी सेड दैट सी शैल हेल्प मी नेक्स्ट वीक। सी सेड दैट सी वुड हेल्प मी नेक्स्ट वीक। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर फ्यूचर में है तो पास्ट में पहुंचने वाला है, तो सेल किस में पहुंच जाएगा? वुड में। तो जहां भी आपको वुड नजर आ रहा है, लेकिन 2 जगह नजर आ रहा है, तो सर कहाँ? फिर जो ऑब्जेक्ट हैं वो कहाँ कहाँ चेंज हुए हैं? तो ये आपका जो नेक्स्ट वीक है द फॉलोइंग वीक में चेंज होता है। इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो सी आपका जे सी है, आई फर्स्ट पर्सन की तरह यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसलिए सन से आपको मैं पूरे डुए जो इनडायरेक्ट हैं मैं आपको पढ़ा दूंगा। सन केवल सन फॉर्मूला से मैं आपको जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है मैं सन फॉर्मूला से आपको कंप्लीट करा दूंगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन रहेंगी वो मैं आपको
क्लास में करवाता रहूँगा तो वो आपको सीख जाएंगे। लेकिन सन फॉर्मूला नहीं आता है तो आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हैं वो आप नहीं बना सकते। तो सब्जेक्ट के अनुसार आई चेंज होगा। आई बी फर्स्ट पर्सन होता आई बी, इसको बोलते आई बी। इसके बाद सेकंड पर्सन होता आपका यू। इसके अलावा जो बचे ही सी इट एनी नेम वो आपके आते हैं थर्ड पर्सन में, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो आप देखेंगे आई किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट यानी सी के अनुसार। तो आप यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में सी सेट तो सेम रहेगा, दैट के बाद आई बन गया सी, ठीक। सेल बन गया बोर्ड, हेल्प मी यू के अनुसार यू। इसके बाद द नेक्स्ट वीक आपका हो जाएगा फॉलोइंग वीक। जे आपको लाइन करने होंगे, जे मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसी तरह आपको बनते जाएंगे, बस हमारे साथ आपको इसी सीरीज में बना रहना है। अगर ज़्यादा बच्चों का प्यार आता है तो इस सीरीज को 25 मई तक जारी रखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश में 15+ स्कोर कर पाएँ। क्योंकि एपटेक कंपनी के क्वेश्चन हैं, हमारे द्वारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। अभी होली में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन लिए हैं हमने। तो कोशिश है कि आपको जो एपटेक कंपनी इंग्लिश की क्वेश्चन पूछती है उन तरह के क्वेश्चन से रूबरू करा सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका लास्ट क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। एक्सप्लेनेशन और देखना है 10वां क्वेश्चन देखने के पहले, क्योंकि सर एक्सप्लेनेशन जरूरी है। तो सी सेड दैट बी वुड हेल्प मी फॉलोइंग, जी मैं आंसर बता चुका हूँ। सेल का वुड में परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो। आई सेल हेल्प, सी शुड हेल्प में परिवर्तित होगा। यू मी में परिवर्तित होगा। यू उस व्यक्ति के लिए जिससे वह बात कर रही थी। इनडायरेक्ट स्पीच में यू बदल के मी हो जाता है। नेक्स्ट वीक आपका फॉलोइंग वीक में चेंज हो जाता है। इस प्रकार आपका जो डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन होता है। सन फॉर्मूला मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगा अगर ज़्यादा बच्चों के कमेंट आते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे इसे बना पाते हैं। आपको बताना है वन हु सी ओनली द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। पहला ऑप्शन है ऑप्टिमिस्ट, एथिस्ट, पेसिमिस्ट, कंफॉर्मिस्ट। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने साथी अंत तक बने रहते हैं। अगर इसी तरह का कंटेंट आप चाहते हैं कि जारी रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। इसी तरह की आपको PDF मिलेगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और अभी होली में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आई है आपकी एपटेक कंपनी ने करवाया है, सभी तरह के आपको क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको PYQ क्वेश्चन से परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको इसी चैनल पे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।